गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अविनाश आर्य आज वापस आप लोगों के लिए पॉलिटी के नेक्स्ट सेशंस में आए हैं। ठीक है, आज क्या था कि इससे पहले का जो पॉलिटी सेशन हुआ था यानी राज व्यवस्था, तो मेरे पहले के सेशंस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि राज व्यवस्था जो है वो क्या है एग्जैक्टली, उसके क्या आधारभूत स्तंभ है। ठीक है, और इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वो कैसे हुई थी। ठीक है, यानी पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि का मतलब क्या हो गया राज व्यवस्था का। इसका मतलब ये हो गया कि आखिर जो आज हम लोग संविधान में संशोधन देखते हैं, आज बहुत सारे अधिनियम देखते हैं, इस अधिनियम की नींव भारत में कैसे पड़ी है, यही है पृष्ठभूमि। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले इसके जो पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुई है, इसी पृष्ठभूमि की चर्चा मैंने अपने पिछले सेशन में किया था। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि राज व्यवस्था जो था उसका ही भाग 2, यानी इसी राज व्यवस्था का जो भाग सेशन 2 है मेरा। ठीक है, ये उसके आगे का है। मेरा जो पिछला डेमो जो सेशंस था वो इसी का बेसिक्स पे था। चलिए मैं आज एक इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं कि लास्ट सेशन में जो पृष्ठभूमि की राज व्यवस्था थी तो मैंने आप लोगों को ये क्लियर बताया था उस समय। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लेंगे। ठीक है, सीडिंग सक्सेस में हमारा जो वीडियोज अपलोड है उसमें आपको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि यानी पॉलिटी की राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि का जो वीडियो है उसमें अगर आप देखिएगा सेशन 1 सेशन 2 डेट वाइज है। ठीक है, तो डेट वाइज से भी आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पर बात करें तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके आगे डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में मैंने बहुत क्लियर बता दिया था कि अगर मैं बात करूं राज व्यवस्था की तो हम लोग एक तरह से अगर शुरू करते हैं कहाँ से, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ भारत पे 1600 से। हमने कहा कि वो व्यापार के रूप में क्या करने आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और उसको हम लोग 2 कालखंड में बांटते हैं जब तक कि मेरा भारत आज़ाद नहीं हुआ। ठीक है, यानी एक तरह से अगर आधुनिक इतिहास की बात की जाए, ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं आधुनिक इतिहास का कुछ पोर्शन हो गया जिसपे ये पूरी पृष्ठभूमि तैयार हुई है पॉलिटी की राज व्यवस्था की। ये अधिनियम्स कैसे आए, कौन कौन से अधिनियम आए, तो यानी जब भारत पे उनका शासन हो गया उसके बाद भी, तो मैंने कहा था क्या कि 2 कालखंडों की बात करें तो मैंने बोला था कि 1600 से 1857 एक पहला कालखंड है, और 1857 से मेरा 1947 जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था मेरा दूसरा कालखंड था। ये सब मैं प्रीवियस वाले सेशन में बता चुका हूँ। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कब, जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया और इन्होंने पहला अधिनियम बनाया। पहली बार जब इनका पूरी तरह से यहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी और भी बहुत सारे प्रेसिडेंसीज में और जगहों पर भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। तब जब इनकी शासन इनके हाथ में आ गया, ठीक है, किनके, अंग्रेजों के, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आ गया। ठीक है, तो क्योंकि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन खत्म हो गया और सीधे ये कहाँ चला गया, महारानी एलिजाबेथ के हाथों में। 1857 के बाद के काल को हम लोग क्राउन्स रूल के नाम से जानते हैं, जो सारा कुछ मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया है, ज़रूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है आपके एग्जाम्स के पैटर्न्स के लिए। अभी जेपीएससी का एग्जाम आने वाला है तो बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, या यूपीएससी का जो है वो भी जल्दी से आपका शायद नया नोटिफिकेशन आ जाएगा 2021 के लिए यूपीएससी में, तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या अदर्स किसी भी एग्जाम, बीपीएससी या आप यूपीपीएससी या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए, जो पहला आया था, पहला क्या आया था, सबसे पहले 1773 में, 1773 में मेरा क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, ये कौन लेकर आया था, ये जो लाया था ये कहीं ना कहीं पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर शासन होता था तो ये एक्ट डायरेक्ट कहाँ से पास होते थे, ये पास होते थे, याद रखिएगा कि ये जो पार्ट है ये पास होते थे ब्रिटिश संसद से। कहाँ से पास होते थे, ब्रिटिश संसद से ये एक्ट बनते थे, और यही एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बताए जाते थे कि आपको भारत में लागू करने हैं। यानी भारत के लिए जो भी कानून उस समय बनाए जाते थे कहाँ बनते थे, ब्रिटिश संसद में बनते थे। ठीक है, तो पहला जो कानून बनाया गया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर हम बात करें 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे पहला जो पॉइंट था कि यह सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। कैसा पहला कदम, इस अधिनियम को लेकर, यानी पहली बार कोई एक्ट भारत के लिए बनाया गया जिसमें बहुत सारे नियम बनाए गए ताकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका आधिपत्य था उस समय भारत पर, वो अच्छे से शासन कर पाए, अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून लोगों पर थोप पाए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या बातें थी, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव के पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट था इसका कि सरकार द्वारा उठाया गया
पहला कदम था। कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये पहली बार ब्रिटिश संसद में भारतीयों के लिए कोई एक्ट लाया गया था। ठीक है, फिर दूसरा था प्रशासनिक एवं राजनीतिक मान्यता, यानी यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो व्यापारी संघ थे जिनका आधिपत्य था भारत पर, उनके दो क्या है, दो भागों में उनके कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला राजनीतिक पर्पस से और दूसरा प्रशासनिक पर्पस से, यानी प्रशासन को और राजनीति को यहाँ की दोनों को मान्यता मिल गई। कहाँ से मान्यता मिली? इस ब्रिटिश संसद से। ठीक है, इस ब्रिटिश संसद से मान्यता मिल गई कि आप राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को कौन देखेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ये भारत में जो उस समय देखेंगे, उस समय देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन देखेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC मतलब क्या हो गया? ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका आधिपत्य उस समय भारत पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहने का मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेरे क्या थे, उनको एक चलाने के लिए यहाँ पर यहाँ के जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए कुछ लोगों का एक समूह बनाया गया, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया, जो बड़े बड़े अधिकारी थे। किनकी नियुक्ति? और ये नियुक्ति किसने की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति इस ब्रिटिश संसद ने की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना, और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम की शक्तियों के अंतर्गत इन्होंने भारत पर शासन किया। यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते थे? फिर भारत के लिए कानून बनाने लगे। ठीक है, फिर आता है, देखिए इस पॉइंट पर आने से पहले मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि भारत पर जब अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, उसमें 3 प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। उनको इन्होंने प्रेसिडेंसी कहा, एक विस्तृत क्षेत्र कहा। कौन कौन सा क्षेत्र कहा? तो सबसे 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र कौन कौन से थे? कौन का था? आप याद रखिएगा, वो क्षेत्र जो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी, देन बिहार प्रेसिडेंसी, देन बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर क्या है? मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरा जो है वो है आपका बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, और ये बंगाल प्रेसिडेंसी अपने आप में बहुत बड़ा था। बंगाल के अंतर्गत ही क्या आते थे? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही जो आते थे वो बिहार प्रेसिडेंसी आता था, बिहार का क्षेत्र आता था। बिहार के अलावा उड़ीसा का क्षेत्र आता था। उड़ीसा क्षेत्र के अलावा नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र भी काफ़ी कुछ आते थे उस समय, थोड़े बहुत जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र थे वो भी आते थे। यानी अपने आप में बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी साउथ का अपने आप में बहुत बड़ा था, इसमें साउथ के बहुत सारे इलाके शामिल थे। और बम्बई प्रेसिडेंसी जो था उसमें पश्चिम भारत के बहुत एरिया शामिल थे। पश्चिम भारत मतलब आपका क्या हो गया? महाराष्ट्र, गुजरात का जो एरिया हो गया, और उसके अगल बगल का कुछ जो एरिया हो गया। यानी 3 प्रेसिडेंसियों में बांटकर कौन शासन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी। हुआ क्या कि हर एक प्रेसिडेंसी को एक चलाने के लिए, हर एक प्रेसिडेंसी के लिए, बंगाल के लिए, मद्रास के लिए प्रेसिडेंसी के लिए, या बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए, हर एक प्रेसिडेंसी के लिए अपना अपना एक क्या होता था? गवर्नर होता था। ठीक है, अपना अपना एक गवर्नर होता था। हर एक प्रेसिडेंसी के लिए अपने अपने एक गवर्नर होते थे जो इसको देखते थे। क्लियर है? अपने अपने गवर्नर होते थे। यानी अगर बात करें तीनों प्रेसिडेंसी की, तो तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक गवर्नर था, मद्रास प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए एक गवर्नर था, और उसी तरह बम्बई प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए एक और गवर्नर था। यानी हर एक प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग अपने गवर्नर होते थे, जो वहाँ पर क्या करते थे? राजनीतिक और बाकी कार्यों को, राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों की देखरेख करते थे और नियम बनाते थे ताकि भारतीयों पर शासन हो सके। ठीक है, हुआ क्या? जब 1773, ये तो 1773 का पहले का था कि 1773 से पहले ये रूल हो चुका था भारत में। जब ये एक्ट आया 1773 का, तब क्या हुआ? तब एक घटना घटी कि इस एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर थे, बंगाल के उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे, उनको क्या बना दिया गया? ठीक है, उनको बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी हर एक एरिया के लिए अगर बात करें तो बंगाल के लिए समझिए अलग गवर्नर थे। ठीक है, बिहार चलाने के लिए अलग गवर्नर थे। ठीक है, उड़ीसा चलाने के लिए अलग गवर्नर थे। यानी बहुत सारे एरिया के लिए क्या थे? मद्रास के लिए अलग गवर्नर थे। ठीक है, फिर बम्बई के लिए अलग गवर्नर थे।
यानी बहुत सारे एरिया थे, बहुत सारे प्रेसिडेंसी थे, इनके बहुत सारे एरिया थे। हर एक पर्टिकुलर एरिया को चलाने के लिए एक अलग अलग गवर्नर होते थे। यानी क्या हुआ कि जो गवर्नर्स जो हमारे क्या थे, अलग अलग हुआ करते थे, अब बंगाल के गवर्नर को इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल का जो गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी ने क्या किया, बिहार और उड़ीसा को अपने आधिपत्य में ले लिया। यानी अब बिहार, उड़ीसा और बंगाल इन तीनों के लिए समझ लीजिए एक गवर्नर जनरल पहली बार नियुक्त किए गए, यानी संयुक्त रूप से। और ये जो पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल प्रेसिडेंसी के, कौन बने, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है बहुत सी एग्जामों में कि बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आंसर क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, आप लोगों में बहुत से हम बच्चे जो होते हैं इस एक्ट्स को क्या है कि बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि ये एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस एक्ट से ही छोटा छोटा अगर आप जेपीएससी का उठा लोगे तो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा। अगर यूपीएससी के पैटर्न पे आप जाओगे तो यूपीएससी में आपको रोटेशनल क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे। क्लियर है। यानी क्या हुआ कि पहली बार क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग थे, वो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, अब इसी में 1774 में इसी एक्ट के अंतर्गत, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में भारत में पहली बार किसका गठन किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का, यानी सुप्रीम कोर्ट। जो आज आप सुप्रीम कोर्ट में सुनते हो कितने सारे केसेस चलते हैं या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार ब्रिटिश, ये अगर नहीं भी लिखा हुआ है कि ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत अगर लिख दिया जाए कि भारत में पहली बार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया, तो आंसर क्या होगा, 1774 ईस्वी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है, तो ये था मेरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्या होता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी बहुत सारी विसंगतियां निकली। आगे जाकर इन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे या ब्रिटिश संसद ने देखा कि जब ये एक्ट लागू हुआ तो कुछ कुछ खामियां उनको नजर आई कि इसमें और सुधार होना चाहिए। ठीक है, यानी टाइम टू टाइम जब जब ब्रिटिश संसद को, यानी ब्रिटिश संसद का यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि जो दो कालखंड थे, पहला कालखंड क्या था, पहला कालखंड क्या कहलाया, ब्रिटिश संसद यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था तब उसके लिए सारे चार्टर और अधिनियम कौन बनाती थी, ब्रिटिश संसद बनाती थी। यही ब्रिटिश संसद अपने चार्टर्स और अधिनियम को बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेजती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इसको लागू करती थी, जिसके लिए उन्होंने क्या बना दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 1773 में एक पैनल बना दिया था लागू करने के लिए। ठीक है, तो ये था मेरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आता है इनकी विसंगतियां। जब ये लागू हुई तो बहुत सारी विसंगतियां आती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नियम बनता है, कुछ भी नियम आता है तो उसकी बहुत सारी क्या होती हैं, अच्छाइयां होती है और बहुत सारी बुराइयां भी होती है। और जब अच्छाइयां तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बुराइयों में क्या होते हैं, सुधार किया जाता है। कोई भी सरकार आती है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, कोई भी सरकार आएगी, अगर कोई नियम बनाती है तो क्या होता है, नियम का ये होता है कि जब नियम बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सरकार अपनी मंत्रणा करने के लिए बैठती है कि भैया इसमें क्या क्या सही चीज़ें हुई और क्या क्या और सुधार की जरूरत है। अभी देखिए हाल फिलहाल में आप देखोगे इतना बड़ा जो एक चल रहा इशू किसान बिल, वो अपने आप में इसका एग्जाम्पल है कि क्या है, इसमें अगर कुछ खामियां थी या कुछ अच्छाइयां थी तो सरकार फिर से मंत्रणा कर रही है कि आखिर क्या सुधार हो सकता है, जिस पर किसान जो है वो अपना विरोध जता रहे हैं। ये अपने आप में एक भारत में अभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है इसको लेकर। ठीक है, चलिए आते हैं उसी तरह इसमें जब आई तो इसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए, यानी इनकी खामियों को दूर करने के लिए क्या आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट। बात करते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की। इसमें क्या हुआ, ये जितनी चीजें थी इसमें कुछ मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया, देखिए 1784 से पहले एक जो एक्ट था और आया था, वो 1781 में आया था, जिसे एक्ट ऑफ क्या कहा गया, सेटलमेंट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। चूंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण नहीं था, इसीलिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया, उसे बहुत जल्दी हटा दिया और उसकी जगह पर 1784 में क्या लेकर आए, वो पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर आए। अगर बात करें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, तो आप कभी भी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट मत लिखिएगा, उसका आंसर होगा 1781।
ठीक है। 1781 में जो एक्ट आया वो क्या था, एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट के नाम से उसे जाना जाता है। बात की जाए अब नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों को अलग कर दिया। क्या किया गया, बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जब आप देखिएगा तो चूंकि ये पहला एक्ट था, तो उस समय जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे 1773 में, वो एक ही लोग देखते थे। कौन देखते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। लेकिन 1784 में क्या हुआ कि इनके लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी गई। यानी अगर बात करें तो राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जबकि प्रशासनिक कार्यों को वापस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही देखते थे। अंतर क्या हुआ समझ में आया कि एक नया पैनल बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले यहाँ पर दोनों चीज़ों को देखते थे, प्रशासनिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को। लेकिन जब 1784 का आया तो देखा कि एक ही पर अगर बोझ पड़ रहा है तो ये लोग पूरी अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या किया, दो अलग अलग पैनल्स बना दिए गए। एक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो कौन देख रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था पूरी राजनीतिक मामलों को देख रहा था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वापस से उन पर सिर्फ प्रशासनिक कार्यों का बोझ डाला गया कि आप प्रशासन को देखिए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, ठीक है। और जो इंडिया की पॉलिटिक्स है या इंडिया के पॉलिटिकल जो इशू हैं उस पर कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फैसला लेगा। तो इससे क्या हो गया, जो भार था बढ़ गया और दोनों को काम करने में आसान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट है 1784 का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ द्वैध शासन की स्थापना अगर हम बोलें तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को माना जाता है। द्वैध शासन, बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज जाते हैं कि मेरे साथ क्वेरी आती है बहुत बार कि सर द्वैध शासन क्या है। द्वैध शासन होता है एक साथ पैरेलल शासन। पैरेलल शासन करने का मतलब है विकेंद्रीकरण। द्वैध मतलब क्या हो गया, दो, यानी सेंटर में एक पावर जो दिया हुआ है उसी के पैरेलल में कुछ स्टेट्स को भी उतने ही पावर्स दिए गए हैं, यानी दो जगह पावरों का खंडन कर दिया गया है। समझ में, इसी को विकेंद्रीकरण का एक रूप माना जाता है। तो पहली बार द्वैध शासन की जो नींव थी वो किसमें रखी गई थी, वो रखी गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। यानी द्वैध शासन की नींव, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन की नींव रखी गई थी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आप बहुत जगह देखोगे, ठीक है। यानी जेपीएससी का भी एग्जाम्स होने वाला, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो आंसर क्या होगा 1784। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में के नाम से किसे जाना जाता है, और अगर ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1833 का चार्टर अधिनियम, तो आंसर क्या होगा, एक्ट ऑफ जो सेटलमेंट है वो क्या था, वो 1781 में आया था, यानी 1784 से जस्ट पहले, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए फिर ये जो चीज़ें थी इसके आगे फिर क्या हुआ, जब ये लागू हुआ, जब यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लागू हो गया, तो क्या हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर शासन करने में बहुत आसानी हो गई। क्यों, क्योंकि अब कार्यों का डिवीज़न हो चुका था। प्रशासनिक जो थे एक अलग लोग देख रहे थे, अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे, और जो राजनीतिक थे वो अलग बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स देख रहे थे, ठीक है। यानी अब कार्य बढ़ चुके थे। अब एक नए, समझ लीजिए चैन की शुरुआत हुई कि एक ऊपर पैनल था, फिर वो अपना कार्य, फिर एक दूसरा पैनल था वो अपने कार्य को देख रहा था, और उसके लिए उन्होंने नए नए चीज़ों का निर्माण किया, नए नए अधिनियमों का निर्माण किया, और इसके लिए उन्होंने एक लिस्ट बनाया और वापस ब्रिटिश संसद को भेजा कि अब भारत में इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें यहाँ की कानून व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को संभालने के लिए, ठीक है। वापस से फिर ब्रिटिश संसद ने एक जब देखे, क्या हुआ, जब आपके पास वो लिस्ट आया, यानी ब्रिटिश संसद के पास जब वो लिस्ट आया, तो उन्होंने क्या किया, फिर से देखा कि अब क्या क्या मेरी ज़रूरतें हैं भारत को संभालने के लिए, तो उन्होंने और भी काफ़ी कुछ इसमें ऐड किया, और आगे जाकर जो मेरा अधिनियम आया उसे कहते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। क्या चीज़ आती है जो बहुत बार क्वेश्चंस आप देखोगे पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। एकदम बिल्कुल आप एसएससी के एग्जाम्स में, जेपीसी के एग्जाम्स में, इवन यूपीएससी के एग्जाम्स में आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन, और हम लोग इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और ये बहुत सिमिलर लगता है सुनने में, ठीक है। इसीलिए आपको क्लियर होना है कि यहाँ तक क्या था, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस पर 1833 के चार्टर में देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट है ये है केंद्रीयकरण में निर्णायक। केंद्रीयकरण मतलब वापस से जो शक्तियां थी, यहाँ द्वैध शासन तो शुरू हो चुका था, लेकिन जो शक्तियां थी, जो पैरेलल शक्तियां जो स्टेट के पास जा रही थी, उनको रोका गया और वापस से
केंद्रीयकरण, मतलब जो सरकार सेंट्रल, हम लोग केंद्रीकरण का मतलब क्या है, बहुत लोग तो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण इनको ही नहीं जानते हैं, इसलिए इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। केंद्रीकरण का मतलब है कि जो शक्तियां हैं किसी एक के पास केंद्रित होना। अगर बात करें तो वर्तमान में केंद्र सरकार जो है हमारी, अगर उसके पास सारी शक्तियां हैं, मोस्ट ऑफ दी शक्तियां उनके पास है, तो वही केंद्रीकरण है, ठीक है। लेकिन अगर विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है कि जितनी शक्तियां केंद्र सरकार के पास है उससे ही मतलब सिमिलर काफ़ी शक्तियां एक पैरेलल राज्य सरकार के पास आ जाए और फिर वही शक्तियां का कुछ बंटवारा नीचे स्तर पर हो जाए, ग्राम पंचायत, पंचायत इस स्तर पर होता है, तो इसे ही विकेंद्रीकरण की प्रोसेस, विकेंद्रीकरण का जो प्रोसेस है माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ केंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब एक सेंट्रल को पावर दे दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो वहाँ जो सेंट्रल में बैठे हुए थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे, उनके पास वापस पावर दे दिया गया कि नहीं, आप ही अब फैसला लीजिए कि आगे क्या क्या हमारे लिए जरूरी और कौन कौन से नियम बनाने जो है वो निर्णायक होंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ये केंद्रीकरण का निर्णय हुआ वापस से। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि वापस यहाँ जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस वक्त, ठीक है, जो बंगाल के उस वक्त गवर्नर जनरल थे, वर्तमान में कौन थे, लॉर्ड विलियम बैंटिंग, लॉर्ड विलियम बैंटिंग, इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन हो गया पहला, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बैंटिंग, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं वो बंगाल के गवर्नर यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बने थे, जबकि लॉर्ड विलियम बैंटिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के लिए बहुत पूछा जाता है ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो था, पहली बार कार्यपालिका सरकार का गठन हुआ। कार्यपालिका सरकार यानी क्या हो गया कि यहाँ जो सरकार जो थी, एक सरकार बनाई गई, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधित्व अभी भी नहीं मिला था, यहाँ के लोकल लोगों को सरकार में नहीं रखा गया। ये जो सरकार बनी ये ब्रिटिश संसद के द्वारा ही, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ ही एक सरकार का गठन हुआ, जिसमें कुछ लोगों का चुनाव हुआ और एक सरकार बना दी गई कि यही सरकार अब भारत में निर्णय लेगी। यानी पहली बार कार्य चलाने के लिए कार्यपालिका सरकार का गठन किया गया। पहली बार ट्राई किया गया था, अभी आप लोग जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जेपीएससी का एग्जाम देते हो, स्टेट सिविल सर्विसेज, यूपीएससी का एग्जाम देते हो यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो केंद्र के सिविल सर्विसेज का एग्जाम, यानी केंद्र का सिविल सर्विसेज हो या किसी भी स्टेट का सिविल सर्विसेज हो, यानी सिविल सर्विसेज में जब आप बैठ रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो था वो उसका प्रयास कब किया गया था। यहाँ पर ये पहली बार प्रयास किया गया था सिविल सर्विसेज का, याद रखिएगा, किसमें, 1833 के चार्टर अधिनियम में सिर्फ प्रयास किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। पहली बार जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्णय तो लिया कि चलिए सिविल सर्विसेज का एक खुला प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं भारत में, और जो पढ़े लिखे लोग होंगे सारे को इसमें बैठ सकते हैं, इसमें इवन भारतीय भी बैठ सकते हैं, और जो सही में एग्जाम्स निकालेंगे उनको हम अपने अधीन एक जो वहाँ की अधिकारी वर्ग होगा उस पर नियुक्त करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स के मेंबर्स थे उस समय उनमें मतभेद हो गया, आपस में ही मतभेद हो गया इस चीज़ को लेकर, ठीक है, कि भारतीयों को लेना है कि नहीं लेना है, जिसके कारण ये फाइनली क्या चला गया, कचड़े के डब्बे में चला गया, यानी ये सफल नहीं हो पाया, ठीक है। इसी को देखते हुए इसका जब ये सफल नहीं हुआ तो इसकी घोर भर्त्सना भारतीयों ने की। उनका ये कहना था कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें भी एग्जाम में बैठने का हक होना चाहिए, ठीक है। तब ये जो मुद्दा था ये ब्रिटिश संसद में भी उठा। तब फाइनली क्या हुआ, बहुत सारे फिर देखे कि इसको जब लागू किया गया कुछ कुछ विसंगतियां आई, उन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए वापस से एक नया अधिनियम आया। चलिए हम लोग देखते हैं जो नए अधिनियम आया उसके बाद वो कौन सा था, तो वो था 1853 का। मैं इसको मिटा रहा हूँ, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आया 1853 का चार्टर अधिनियम। क्या आया, 1853 का चार्टर अधिनियम। बात करते हैं 1853 में, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को इधर क्लियर हो गया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूँ। 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 की चार्टर अधिनियम, इसको हम लोग बोलते हैं चार्टर अधिनियम, ठीक है, चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम की बात करें तो क्या था, 1853 के चार्टर अधिनियम की बात करें तो ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसी की विसंगतियों को दूर करते हुए एक नया अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने पास किया था। मैं पहले भी बार बार बोल रहा हूँ कि जो कालखंड है यानी 1857 से पहले जो भी अधिनियम या चार्टर बनते थे वो कौन बनाता था, वो बनाती थी ब्रिटिश संसद,
किसके लिए? भारतीयों के लिए। और वही ब्रिटिश संसद जो अधिनियम चार्टर बनाती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लागू करती थी, क्योंकि 1857 के बाद का जो रूल है वो सीधे क्राउन्स रूल है, जो मैंने पिछले सेशन बताया। तो उसके आगे जब का जो अधिनियम आएगा वो सीधे की सीधे महारानी द्वारा अधिनियम अधिरोपित किया गया है, यानी उस अधिनियम में ब्रिटिश संसद का रोल खत्म हो जाता है। ये बात करें यानी 1853 की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए 1853 का जो चार्टर अधिनियम है ये अंतिम अधिनियम था। कौन? ब्रिटिश संसद का। तो इसको बोला जाता है कि ब्रिटिश संसद का ये अंतिम अधिनियम था। अंतिम कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि उसके बाद फिर जो ब्रिटेन था या ब्रिटेन के जो लोग यहाँ राज करते थे, ठीक है, उन्होंने कोई अधिनियम ही नहीं बनाए। चूंकि इसके बाद मैं अभी आप थोड़ी चर्चा करूंगा कि इसके बाद 1853 के बाद एक घटना हुई थी 1857 में, जिसे हम सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था और यहाँ का जो शासन था सीधे सीधे वहाँ की महारानी के हाथों में दे दिया गया था, जिसे हम क्राउन्स रूल भी जानते हैं, यानी महारानी का शासनकाल भी कहते हैं। यानी 1857 के बाद का जो भी अधिनियम या चार्टर बनाया गया वो महारानी के द्वारा बनाया गया। यहाँ ब्रिटिश संसद का जो अधिनियम था वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसीलिए इसे ब्रिटिश संसद का अंतिम अधिनियम कहते हैं। ब्रिटिश संसद का अंतिम अधिनियम कहा जाता है। अंतिम अधिनियम कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाता है? ब्रिटिश संसद का अंतिम अधिनियम। इसके बाद का जो अधिनियम आया सीधे महारानी के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट जो था, इसमें बहुत सारे जो पिछले मतलब 1833 की बात करें तो कार्यपालिका सरकार का गठन तो कर दिया गया था, लेकिन क्या हुआ, इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं मिला था उस सरकार में। जब इसका भी घोर विरोध हुआ, किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा, कि भैया जो यहाँ सरकार चल रही है और हम भारतीय उस सरकार में अगर शामिल नहीं होंगे तो हमारी जो दुख है, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो तकलीफ हो कौन समझेगा, कैसे समझाएगा, ठीक है, हम अपनी बातों को डायरेक्ट कैसे रख पाएंगे। यानी इस चीज़ों को देखते हुए फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने जब इस एक्ट को लेकर आए, अंतिम अपने एक्ट को, ठीक है, ब्रिटिश संसद का जो अंतिम एक्ट था उसमें उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात कही। यानी क्या हुआ, पहली बार इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। अपने भारतीयों को पहली बार इसमें प्रतिनिधित्व मिला, मतलब भारतीयों को शामिल किया गया सरकार चलाने वाली कार्यपालिका सरकार में। बहुत सारे नए विधान पार्षद बने, बहुत सारे नए विधान पार्षदों का निर्माण किया गया। यही विधान पार्षदों में स्थानीय प्रतिनिधित्व भारतीयों को दिया गया। नए विधान पार्षद बनाए गए, ठीक है, नए विधान पार्षद बनाए गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट, पहला बार जो प्रयास हुआ था सिविल सर्विसेज का किसमें हुआ था? वो हुआ था 1833 के चार्टर अधिनियम में। लेकिन पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ सिविल सर्विसेज का? तो वो हुआ 1853 में। यानी पहली बार क्या हुआ, सिविल सर्विस, जो हम लोग बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जाम का खुला आयोजन। खुला आयोजन करने का मतलब क्या? खुला आयोजन मतलब सभी के लिए, यानी उस वक्त भारतीयों को भी इसमें बैठने की अनुमति मिल गई। ये पहली बार हुआ, किसमें हुआ? 1853 के चार्टर अधिनियम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है कि 1853 का चार्टर अधिनियम है वो क्या है, और उसमें 1853 के चार्टर अधिनियम में ये पूछ दिया जाएगा कि सिविल सर्विसेज का पहली बार प्रयास कब किया गया। कंफ्यूजन नहीं होना है, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए पहली बार प्रयास कब किया गया, किसमें किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम में। लेकिन पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? तो आंसर होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। क्लियर है? यानी अभी हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि कैसे पृष्ठभूमि के आगे हमारे 3 चार्टर एक्ट आए हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे बाकी के चार्टर एक्ट, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, चलिए हम लोग चलते इसके आगे। चलिए, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोग देखे 1853 का चार्टर अधिनियम। बात करते हैं अब वापस जो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था। मैं आप लोगों को ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या था कि पहले का अगर कालखंड मैंने आपको बताया कि पॉलिटी में अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो हम 1600 ईस्वी से लेकर 1857, ये मेरा कौन सा था? ये मेरा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल रहा है, जहाँ पर ब्रिटिश संसद बनाती थी किसी चार्टर को या अधिनियम को। लेकिन अगर बात करें इसके आगे की, 1857 से लेकर जब तक भारत मेरा आज़ाद नहीं हो गया 1947 तक, यहाँ पर जो घटना घटी, ठीक है, 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
क्या था सिपाही विद्रोह? इसे जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अगर बोला जाए तो एक प्रथम प्रयास कहा जा सकता है। बहुत लोग इसे पहली लड़ाई भी मानते हैं। लेकिन जब ये घटना भारत में घटी, सिपाही विद्रोह हुआ, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आप लोग को बहुत खुलकर बताया है, आप लोग देख लीजिएगा क्या हुआ था। जब ये सिपाही विद्रोह हुआ तब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से उखड़ने लगा। यानी जब ब्रिटेन को ये एहसास हुआ कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो धीरे धीरे उखड़ने लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि यहाँ पर जो इंग्लैंड का शासन था वो खत्म हो गया। यहाँ ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और जो भारत में शासन थी, जो बागडोर थी, वो सीधे सीधे महारानी के हाथों में दे दी गई। यानी अब जो शासन चला वो सीधे महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड से बैठकर शासन करती थी और वही अधिनियम या चार्टर पास करती थी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया कि 1857 के बाद के जितने भी चार्टर आए हैं वो सीधे सीधे कहाँ से आए हैं, वो सीधे सीधे महारानी विक्टोरिया के पास से आए हैं। यानी क्या हुआ, यानी ब्रिटिश संसद जो इससे पहले बनाती थी वो 1857 से पहले कौन बनाता था, वो बनाता था यहाँ पर, वो बनाती थी हमारे लिए कानून ब्रिटिश संसद। कौन बनाती थी? ब्रिटिश संसद, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद बनाती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ लागू किया जाता था। लेकिन इसके बाद का जो काल है वो सीधे सीधे क्या है, वो महारानी का काल है। किसका काल है? सीधे सीधे महारानी का काल है यहाँ पर। यानी अब जो भी अधिनियम या चार्टर बन रहे हैं वो यहाँ से बन रहे हैं। दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कालखंड को और इस परिघटना को समझना बहुत आवश्यक है। चलिए हम आते हैं उसके बाद क्या हुआ। हमने अभी तक क्या देखा था, 1853 का चार्टर अधिनियम। हम आते हैं उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या थी इसके प्रमुख विशेषता? जब 1853 में जब ये आया, उसके बाद क्या 1857 में जब इतनी बड़ी घटना घट गई सिपाही विद्रोह के रूप में, तब एक चार्टर आया जिसे 1858 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। इसमें मैंने अभी आपको बताया साफ साफ क्या किया गया कि इसमें जो शासन था भारत का वो महारानी विक्टोरिया के हाथों में सीधा दे दिया गया, सीधा चला गया। किसका शासन? भारत का शासन। अब भारत का शासन महारानी के हाथों में चला गया तो भैया यहाँ पर कौन देखेगा शासन? महारानी तो नहीं आएंगी शासन करने। तो उन्होंने क्या किया, दो बहुत इंपॉर्टेंट अपने जो अधिकारी वर्ग कहले उनको नियुक्त किया गया। पहले जो अधिकारी थे वो क्या कहलाए? राज्य सचिव, और दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी थे वो कहलाए वायसराय। इससे पहले क्या था, आप लोगों को देखा कि भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल हुआ था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि भारत में राज्य सचिव और भारत के क्या है वायसराय के रूप में इनका गठन किया गया। किसने किया? महारानी ने किया, भारत का शासन चलाने के लिए। तो अगर बात करें तो गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और उसकी जगह क्या है, वायसराय को भारत में रखा गया। यानी आप समझ लीजिए भारत में जो मेन थे वो कौन हो गए? वो हो गए वायसराय। वो कौन हो गए? वो हो गए वायसराय। ठीक है, बात करें भारत के पहले वायसराय की। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जेपीसी का एग्जाम्स आने वाला है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत के पहले वायसराय कौन थे। ठीक है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। उसी समय मैंने कहा कि एक और पद का सृजन किया गया जिसे बोला गया राज्य सचिव। क्या बोला गया? राज्य सचिव। और पहले राज्य सचिव जो थे वो थे लॉर्ड स्टैनली। भारत के पहले राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली। अब इन दोनों का अंतर समझिए। अंतर ये है कि अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि वायसराय और राज्य सचिव दोनों भारत में रहते होंगे और दोनों यहाँ का शासन देखते होंगे। ऐसा नहीं है। राज्य सचिव जो रहते थे वो इंग्लैंड में ही रहते थे और वो स्पेसिफिक भारत के लिए क्या इंग्लैंड से रहकर पूरा शासन देखते थे और ब्रिटिश संसद में उसका जो भी ब्यौरा होता था देते थे जाके। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश संसद अब कानून नहीं बनाती थी, अब कानून सीधे महारानी बनाती थी और इसके जो प्रमुख अधिकारी इंग्लैंड में थे वो थे राज्य सचिव। भारत में वायसराय की नियुक्ति की गई थी। भारत में वायसराय की नियुक्ति की गई कि आप जाकर भारत में पूरा शासन देखिए और वहाँ के अधिनियमों में क्या बदलाव हो सकते हैं, कैसे उनके लिए भारतीयों के लिए हम कानून बना सकते हैं, इसकी पूरी व्याख्या करने के लिए एक पद का सृजन किया गया भारत में रहकर। तो वो भारत में रहने वाले व्यक्ति कौन थे? वायसराय थे। वायसराय अपनी रिपोर्ट किसको देते थे? राज्य सचिव को, जो वहाँ इंग्लैंड में बैठा हुआ होता था। और यही राज्य सचिव अपनी रिपोर्ट महारानी को देता था सीधे सीधे। यानी अब क्या हो गया कि दो नए क्या हो गए अधिकारी वर्ग आ गए, वायसराय और राज्य सचिव। और ये जो गवर्नर जनरल पद था ये समाप्त कर दिया गया। ये गवर्नर जनरल पद क्या कर दिया गया? ये समाप्त हो गया। क्लियर है? चलिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें ये जो प्रमुख हेडलाइन थे, उसके बाद जो आया, उसके बाद आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अगर हम इसके प्रमुख की बात करें तो आप जैसे उस समय कौन थे हमारे वायसराय? भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? लॉर्ड कैनिंग ने एक परिषद बनाई। लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ के शासन चलाने के लिए एक परिषद बनाई और इस परिषद में उन्होंने पहली बार कुछ स्थानीय जो बड़े लोग थे उनको क्या किया? शामिल किया। और कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वायसराय की, लॉर्ड कैनिंग के वायसराय जो थे उनकी परिषद में किन 3 लोगों को शामिल किया गया था, या इनमें से कौन कौन है, या उपयुक्त सभी ऑप्शंस इस तरह से रह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन थे? तो वो थे पहले बनारस के राजा, जिनको किसने? वायसराय ने अपनी परिषद में शामिल किया था। दूसरे थे पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज। और तीसरे थे सर दिनकर राव, जो महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इन तीनों को इन्होंने अपनी परिषद में शामिल किया भारत के शासन चलाने के लिए, और इनसे सलाह मशवरा किया ताकि यहाँ के लिए ये कानून और अधिनियम बना सके और कैसे भारत को इसमें शासन करना है उसके लिए एक निर्वाचन प्रणाली भी आगे ले जा सके। फिर क्या हुआ? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक हुआ कि वापस से क्या हुआ आपका? वापस जो था मद्रास और जो बम्बई था, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है कि 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और क्या है? मुंबई प्रेसिडेंसी। यानी वापस से पहले क्या था? पहले दोनों को किसके अधीन कर दिया गया था? यानी मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया था जब भारत के गवर्नर जनरल का नियुक्ति किया गया था उस समय। ठीक है, यानी वापस से यहाँ पर जब ये वायसराय और लॉर्ड राज्य सचिव बन गए, तब इन्होंने 1861 में क्या किया कि वापस से मद्रास और बम्बई को अलग अलग कर दिया गया। उनका जो था वापस से पृथकीकरण कर दिया गया कि अब आप तीनों फिर से अलग हो जाइए और तीनों के लिए अलग अलग अधिनियम्स में के हिसाब से हम लोग शासन चलाएंगे, वहां पर अपनी नियुक्ति जिसकी करनी है, ठीक है, गवर्नर्स की नियुक्ति वापस से कर देंगे। ठीक है, यानी ये तीनों को वापस अलग कर दिया गया। यानी अब फिर से अगर आप बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर फिर से बंगाल, ठीक है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को पृथकीकरण जो होता है उनका पृथकीकरण कर दिया गया। ठीक है, ये था मेरा 1861 का इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब आते हैं 1861 के बाद जो आया है वो कौन है? वो है 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम बात करते हैं 1892 अधिनियम की, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें क्या थे कि पहली बार जो यहाँ की क्या थी? कौन सी परिषद जो थी? पहली बार कार्यपालिका जो परिषद हुआ करती थी, जिसका निर्माण प्रीवियस के एक्ट्स में कर दिया गया था, जो मैं आपको बता चुका हूं, उस कार्यपालिका परिषद में जो थी पहली बार सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। ठीक है, पहले 4 होते थे, फिर 6 किया गया, वापस से फिर +4 कर 10 और उस तरह 11 फिर 12, इस तरह से सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? चूंकि इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ी, इसलिए स्थानीय प्रतिनिधित्व तो आरंभ हो चुका था प्रीवियस के अधिनियम्स में, तो स्थानीय प्रतिनिधित्व भी बढ़ता गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भारतीयों के लिए। यानी प्रांतीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया। प्रांतीय मतलब यहाँ के जो क्षेत्रीय विधान परिषद है, यानी बंगाल के अंदर भी बहुत सारे, जैसे बिहार, उड़ीसा, अगर उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही चले गए थे, तो बिहार के अंतर्गत भी जो क्षेत्रीय विधान प्रांतीय परिषद है उनका निर्माण किया गया। उसी तरह बंगाल में बहुत सारे प्रांतीय परिषदों का निर्माण किया गया, यानी प्रांतीय विधान परिषदों का निर्माण किया गया और स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिला। ठीक है, फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? जिसे हम बोलते हैं, इसके बाद जो आता है 1909 यानी 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है? बहुत बार पूछा जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है? मार्ले मिंटो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस वक्त ये अधिनियम लाया गया 1909 में, उस समय मार्ले यहाँ के राज्य सचिव थे। मार्ले भारत के क्या थे? राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे वो क्या थे? वो वायसराय थे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस समय क्या हुआ? इस समय यहाँ के सदस्यों की संख्या जो उस समय 16 पहुँच चुकी थी प्रीवियस में, वो कितनी बढ़ गई? वो बढ़ाकर 60 कर दी गई। वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई, यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व काफ़ी हद तक बढ़ गया। बात करते हैं यहाँ, तो इसने क्या किया? इस मार्ले मिंटो ने एक वायसराय की कार्यपालिका परिषद बनाई। एक कार्यपालिका परिषद यानी वायसराय ने अपनी एक परिषद बना ली, अपने कुछ मेंबर्स को उन्होंने अपने साथ रखा ताकि यहाँ के कार्यों का जो निपटारा है भारत में आसानी से किया जा सके। और पहली बार इस परिषद में
पहली बार, अभी तक इस परिषद में जो वायसराय की परिषद थी इससे पहले नहीं बनी थी, प्रांतीय परिषद बन गए थे अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन वायसराय ने जो पहली बार अपनी परिषद बनाई उसमें पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाएगा, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि वायसराय के द्वारा निर्माण की गई परिषद में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है बार बार कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में किस एकमात्र भारतीय को जगह मिली थी, तो वो आंसर होगा पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के स्थायी सदस्य बने थे। ठीक है, अब आते हैं इसमें पहली बार इसमें क्या किया गया, पहली बार इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या दिया गया, पहली बार इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहने का मतलब है कि पहली बार इसमें हिंदू और मुस्लिम इन चीज़ों पर काम करना इन्होंने शुरू कर दिया, यानी भारत में हिंदू मुस्लिम की जो झगड़े की नींव रखी गई यहाँ पर रख दी गई कि पहली बार क्या किया गया, एक क्षेत्र विवृत को कर दिया गया कि यहाँ से मुस्लिम प्रतिनिधित्व ही होगा, यहाँ से हिंदू प्रतिनिधित्व होगा, यानी एक सांप्रदायिकता की नींव इस अधिनियम के अंतर्गत डाल दी गई, जो आगे जाकर बहुत बृहद पैमाने पर फैली और कहीं ना कहीं आप जब देखोगे आगे जाकर हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक तनाव हुआ स्वतंत्रता से पहले, उसका मूल जो जड़ था समझ लीजिए यहाँ से शुरू हो चुका था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1892 में के बाद जो 1909 मार्ले मिंटो आया, मार्ले मिंटो के बाद एक और अधिनियम आया जिसे हम जानते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, क्लियर है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की बात करें तो ये सेम चीज़ है। मॉन्टेग्यू उस समय क्या थे, उस समय भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे। ठीक है, यानी अगर इसकी बात करें तो इसके प्रमुख पॉइंट्स में यही है कि पहली बार यहाँ के जो विषय हुआ करते थे भारतीय के, विषय कहने का मतलब यहाँ के जो सब्जेक्ट्स, जो भारतीयों के सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या उनकी कठिनाई है, उन कठिनाइयों को दो भागों में बांट दिया गया। उनको क्या, पहला हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित, पहला हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय में बांटा गया 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। इस हस्तांतरित जो विषय थे, जो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जो जो मुद्दे आते थे उनको सीधे गवर्नर देखते थे। उनको सीधे कौन देखता था, उनको सीधे गवर्नर देखते थे। उनको सीधे कौन देखता था, ये गवर्नर सीधे देखते थे, यानी यही हस्तांतरित मुद्दों पर क्या थे, अपना जो था निर्णय लेते थे। उसके बाद हुआ आरक्षित मुद्दा, कुछ कुछ चीज़ें थी जो आरक्षित मुद्दों के अंतर्गत रखी गई। ठीक है, जो निर्वाचन प्रणाली थी, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, इसको भी आरक्षित मुद्दों के अंतर्गत रखा गया। बहुत सारी चीज़ें थी, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पंचायत चुनाव से लेकर ये बहुत सारे आरक्षित मुद्दे थे। जो वित्त विभाग था उसके कुछ मुद्दे थे, इस तरह बहुत सारे आरक्षित मुद्दे थे। उसके लिए क्या हुआ कि गवर्नर ही उस पर भी लेते थे। गवर्नर जो थे वो प्रांत के जो गवर्नर होते थे वही डिसीजन लेते थे, लेकिन वो गवर्नर अकेले नहीं लेते थे। वही गवर्नर कार्यपालिका जो परिषद बनाई थी किसने, वायसराय ने, उससे विचार विमर्श कर कर लेते थे। ये गवर्नर कौन होते थे, ये गवर्नर हर प्रांत में बनाए गए थे बाद में, क्योंकि ऊपर में कौन बैठे थे भारत में, वायसराय। वायसराय ने अपनी एक परिषद बना ली, उस परिषद के नीचे जो छोटे छोटे प्रांत थे उसके लिए उन्होंने वापस से क्या कर दिए, गवर्नर नियुक्त कर दिए। यही गवर्नर जो थे वो हस्तांतरित विषय पर निर्णय लेते थे, और जब गवर्नर को आरक्षित विषय पर निर्णय लेने का काम होता था तो ये वो ऊपर की कार्यपालिका परिषद से संपर्क करते थे, यानी गवर्नर प्लस कार्यपालिका परिषद मिलकर क्या लेती थी, इस आरक्षित विषय पर निर्णय लेती थी। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदन मतलब आप अभी भी जानते हो कि जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में ऑटोमेटिक ही द्विसदन का जिक्र हो जाता है, जिसे हम लोकसभा और वर्तमान में राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं। लेकिन उस समय ही कब, 1909 के अधिनियम में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई, यानी पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही एक सिमिलर, एक मिलती जुलती सरकार पहली बार बनाई गई। कहाँ, द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। ठीक है, बात करते हैं सांप्रदायिक आधार पर का जो प्रतिनिधित्व था, इसकी बात तो इन्होंने किस पे कर दी थी, 1892 में। लेकिन जब आग लगाने का जो मूलभूत जो कारण है और आग लगाने का जो क्या था, जो पहली बार शुरुआत हुई वो इसी में हुई, किसमें, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। पहली बार यहाँ पर सांप्रदायिक रूप से चुनाव कराए गए, सांप्रदायिक रूप से
चुनाव हुआ, यानी पहली बार लोगों को क्या एहसास कराया गया यहाँ पर कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पूरी तरह से लागू हो गई, यानी मुस्लिमों के लिए मुस्लिम को डिवाइड कर दो, हिंदुओं से हिंदुओं को डिवाइड कर दो। और क्या हुआ कि हिंदू के लिए एक अलग सीटों की व्यवस्था कर दी गई कांग्रेस जिसमें कॉमन्स थी, और मुस्लिमों के लिए एक मुस्लिम लीग के रूप में अलग व्यवस्था कर दी गई कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम की पार्टियाँ ही लड़ेंगी या मुस्लिम कैंडिडेट ही होगा, जो अपने आप में उस समय भारत में डिवाइड एंड रूल की जड़ों को खोज चुका था। ठीक है, यानी सांप्रदायिक रूप में चुनाव पहली बार इसी व्यवस्था के अंतर्गत कराए गए। पहली बार इसी व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार लंदन में किसका गठन किया गया? लंदन में भारतीय उच्चायुक्त का गठन किया गया। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त का गठन किया गया। क्लियर है? देखिए ये भारतीय उच्चायुक्त का गठन, भारतीय उच्चायुक्त क्या था? भारतीय उच्चायुक्त मतलब भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय, इसका मतलब हो गया भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय। यहाँ पर पूरे भारतीयों से संबंधित जो थे उन्हीं की चर्चा की जाती थी, भारत में कैसे प्रशासन चलेगा, या एक उच्चायुक्त गठन हुआ जो भारत की सारी चीज़ों को देखते थे, और भारतीयों को अपनी बात रखनी होती थी तो लंदन में इस भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय पर जाकर अपनी बात रखते थे। पहली बार इसका गठन हुआ जहां जाकर वो सीधे संवाद कर सकते थे, अपनी बातें रख सकते थे। तो ये थी मेरे इंपॉर्टेंट, आप जो जितने भी अधिनियम देख रहे हो ये थे मेरे सारे इंपॉर्टेंट अधिनियम। इसके बाद आप देखोगे साइमन कमीशन, या उसके बाद स्वतंत्रता से पहले जब यहाँ पर क्या हुआ, आपके माउंटबेटन योजना लागू हुई, किस तरह से भारतीयों में भारत ही देश का क्या हुआ, लास्ट में विभाजन किया गया, और भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। हमारा जो भारत था पहले बहुत बृहत था, कहीं ना कहीं इस पृष्ठभूमि, ये जो चार्टर एक्ट्स आए इन पे ही ये जड़ें तैयार की गई ताकि भारत का विखंडन हो और भारत टूटकर भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अलग राष्ट्र के रूप में एक स्थापित हो सके। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि किस तरह साइमन कमीशन का आगमन हुआ, किस तरह माउंटबेटन योजना लागू हुई, और किस तरह एक सांप्रदायिक माहौल तैयार कर भारत का विभाजन किया गया, ठीक है, और भारत देश का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आज का जो हमारा ये जो सेशन था ये कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि जो थी, ये लगभग जो चैप्टर था खत्म हो चुका। मैं वापस से कुछ चीज़ें याद करा दूं कि हमारा जो सेशन चल रहा है, चाहे कोई भी मेंटर्स ले रहे हैं, वो एक डेमो सेशंस के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो आप उस डेमो सेशन में अलग अलग टॉपिक्स पे वो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरा रेगुलर सेशन है उसके क्लासेस भी ऑन है। आप जब सीडिंग सक्सेस के साथ रजिस्टर करेंगे तो आपको रेगुलर सेक्शंस के जो भी वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आप बहुत जल्द जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप जेपीएससी 2021 को आपने टारगेट किया है, आपने लक्ष्य बनाया है, या यूपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, या यूपीएससी 2021 को आपने टारगेट किया है, तो आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। सीडिंग सक्सेस आपको एक सही गाइडेंस, एक सही मोटिवेशन और एक सही कंटेंट मेंटर्स, एक अच्छे मेंटर्स के साथ प्रोवाइड कराएगा, ताकि आप अपने एग्जाम्स को निकालकर एक अधिकारी के रूप में अपने आप को देख सकें। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अविनाश आर्य फिर अपने नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।